अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इशूज़ हैं, हम जहां पर जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है उस पर तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें यूक्रेन और रूस की सूरत-ए-हाल पर मरकूज़ हैं और इस वक्त जो वहाँ पर दावे हैं, मुख्तलिफ़ तरफ से मुख्तलिफ़ दावे सामने आ रहे हैं। कोई शहर कैप्चर करने का दावा रूस की तरफ से है, दूसरी जानिब यूक्रेन ने यह कहा है कि रूस के 5300 फ़ौजी हलाक किए और 29 तैयारे अब तक तबाह कर दिए गए हैं। 816 जंगी गाड़ियों और 191 टैंकों और 2 बहरी जहाज़ों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। रूस ने ये तो तस्लीम किया है कि उसके फ़ौजी हलाक हुए हैं और उसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन उनकी एग्जैक्ट तादाद अब तक नहीं बताई। फिर कल एक खबर आई जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को हाई अलर्ट पर कर दिया पुतिन ने, और उसके बाद भी ये तबसरे सामने आए कि कहीं ये भी एक तरह से जो जितना एक सॉफ्ट इन्वेजन प्लान की हुई थी रूस ने और पुतिन ने, ये उस तरह से हुई नहीं। 4 दिन की जंग में खासा नुकसान हुआ और अब न्यूक्लियर प्रोग्राम की धमकी देना यकीनन ये एक अपने तई शिकस्त को तस्लीम करने वाली बात है, यानी कि जिस तरह से उन्होंने सोचा था उतना आसान साबित नहीं हुआ। फिर मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं जो रूस पर जिनका ऐलान किया जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन चूँकि फ़िल वक्त नेटो का हिस्सा नहीं है यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी नहीं है, लिहाजा वो हर तरह की मदद तो करेंगे लेकिन अपने जो ट्रूप्स हैं वो नहीं ऑन ग्राउंड उतारेंगे, यानी कि अमली तौर पर मदद के लिए नहीं आएंगे। जर्मनी ने ऐलान किया कि वो बड़ी तादाद बैलिस्टिक मिसाइल्स की यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा और उसके साथ साथ दुनिया इस वक्त मौतरफ़ है, चूँकि ज़्यादातर सपोर्ट यूक्रेन को है, तो यूक्रेन के जो सदर हैं उनकी से टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं और यूक्रेन की फोर्सेस के डट कर मुकाबला करने और उनके अज़्म की तारीफ़ हो रही है। और फिर यूक्रेनी सदर के बयानात भी इसी तरह से आ रहे हैं कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं और कहीं इंदिया दिया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं कहीं शुरू होने जा रही, क्योंकि उसके इम्कानात कम हैं, लेकिन ये इस वक्त की एक सूरत हाल है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बग़ैर किसी शराइत के बेलारूस की सरहद पर इस वक्त यूक्रेन और रूस आमादा हो चुके हैं कि आए डायलॉग करते हैं। सो दोनों एंड से एक जंग का समा बनने के बाद, इतनी हलाकतें होने के बाद, अब क्या इम्कानात बढ़ रहे हैं कि कोई डायलॉग होगा नहीं होगा या उसके ज़रिए जंग बंदी हो पाएगी या नहीं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस डेवलपिंग स्टोरी पर बात करें, इसके साथ साथ जो हमारा मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा, उस पर बात चलती रहती है, मुख्तलिफ नशिस्तें हो रही हैं। अनकरीब अब फिर 3 बड़े सर जोड़ कर बैठेंगे और एक कोशिश रहेगी कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद को लाया जाए और कामयाब किया जाए। और हुकूमती लोग जो मुख्तलिफ वज़रा हैं वो खुलकर चैलेंज दे रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक चाय में प्याली के तूफ़ान से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो मोराल है इस वक्त गवर्नमेंट का। एंड ऑन द अदर हैंड मुलाकातें हैं अपोजिशन की। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि 27 फरवरी यानी कि कल से जो मार्च है उसका आगाज़ भी हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मार्च का। इसको वेलकम भी करना है नून लीग ने भी, JUIF ने भी, और जो अब तक सिंध की सपोर्ट है, जो हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं या जो रिपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द फील्ड, वो ठीक है, उसमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, साथ हैं। पर असल इम्तिहान शुरू होगा जब बिलावल साहब पंजाब में दाखिल होंगे और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आएंगे। देखना यह तब पीपल्स पार्टी क्या डिलीवर कर पाएगी। इन 2 इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। PJ मीर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कमर चीमा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। मैं जनरल साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। बज़ाहिर तो सर जंग में दोनों तरफ से दावे होते हैं, किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया जब तक हथियार नहीं डाल दिए कि हमें आया शिकस्त हुई, उसके बाद भी बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं। बट जो चीज़ें अब तक रिपोर्ट हो रही हैं और आप यकीनन इन पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ये क्या इशारे दे रही हैं? इस वक्त क्या रूस को सरप्राइज़ मिला है, यूक्रेन ने भरपूर अंदाज में दिफा किया है, या दोनों तरफ नुकसान हो रहा है और जंग की सूरत? देखिए, रूस की अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन और असेसमेंट जो है वो मेरा ख्याल है गलत साबित हुई। जो अजम्पशन थी वो ये थी कि जब इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, वो तबाह कर देंगे, तो मिलिट्री हथियार फेंक देगी, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी नेग्लिजिबल रह जाएगी। दूसरी तरफ ये था कि वहाँ पे रशिया को एक असेसमेंट थी कि प्रो रशिया एलिमेंट्स काफ़ी हैं, लिहाजा यहाँ पे जैसे ही ये जंग शुरू होगी तो प्रो रशिया एलिमेंट जो है वो उनका प्रिवेल करेंगे
और अवामी एक तरह का एक डिमांड शुरू हो जाएगी और ये अफवाज जो है ये हथियार फेंक देंगे। लेकिन ये हुआ सारा उसके बरक्स। पहली बात तो ये कि यूक्रेनियन जो है वो सारे बिल्कुल, उनकी यूनिटी बड़ी कमाल की है, वो सारे इकट्ठे हो गए और समझ सो कि उनके सिविलियंस और उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस वगैरह सारे वेपन्स लेके तो मुल्क के दिफा के लिए बाहर। दूसरी तरफ ये है कि उनका जो वजीर आजम है वो एक बड़ी मोटिवेट करने वाली पोस्ट बन के सामने आया है। उसने ऐलान किया कि मैं इनका टारगेट हूं, लेकिन मैं मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा। अगर वो चले जाता अशरफ गनी की तरह तो फिर बाकी भी मेरा ख्याल इधर उधर हो जाते। तो वो एक बड़ा जबरदस्त उसने मुजाहरा किया है लेरी का भी और बुलवत्ती का। और तीसरी चीज ये है कि मगरबी दुनिया ने जिस तरह उनको सपोर्ट करना था उस तरह सपोर्ट, या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह तो सपोर्ट नहीं किया। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा रशिया पे ले आए हैं कि मैं समझता हूँ वहां पे एक अर्जेंसी उनको नजर आई है कि जल्दी बातचीत की तरफ हमें जाना चाहिए। वरना पुतिन थ्रू आउट ये कहता रहा है कि बातचीत नहीं करेंगे, उस वक्त होगी बातचीत जब ये हथियार फेंक देंगे। और अब वो उस शर्त की बजाय बार बार उसने कहना शुरू किया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो अब यहाँ से किसी न किसी तरह एक्सट्रिकेट करना चाहते हैं सिचुएशन। तो वो जो अंदाजे थे वो मेरा ख्याल गलत साबित होने की वजह से ये कैंपेन जो शायद 1 या 2 दिन में मुकम्मल करनी थी वो अब 5वां दिन है और अभी तक वो किसी तरफ जाती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल सूरत हाल है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए यूक्रेनियन। फिर यूक्रेनियन जो है उन्होंने इंडिकेशन दी है कि वो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अगर इस तरह की चीजें उन्होंने साइमल्टेनियसली की और रशिया भी एक वीकर विकेट पे हुआ कि वो 5 दिन में भी अपनी कैंपेन मुकम्मल नहीं कर सका, कम से कम कई जो है वो पकड़ लेते, वो कैप्चर हो जाता, तो वो मेरा ख्याल है रशिया को भी बड़ी सुक्ति होगी और हो सकता है कि फिर यूक्रेन को कुछ कंसेशंस देनी पड़े। मैं जनरल साहब एक चीज़ बड़ी अहम है, उस पर भी मैं राय लेना चाहूँगा और फिर पीजे मीर साहब की जाने बढ़ूँगा। सर एक और प्रॉब्लम, कल बहुत सारे लोग मुझ तक भी वो उनकी क्यूरीज पहुँची, वो ये कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। दे मूव टूवर्ड्स पॉलिश बॉर्डर और 50 किलोमीटर शॉर्ट उन्हें वहाँ से भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। अब ये जो स्टूडेंट्स उनके यहाँ पर जानने वाले हैं या फैमिलीज़ हैं, दे कंप्लेंट कि जी मीडिया उस तरह रिपोर्ट नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, हालांकि हर जगह इस पर बात हो रही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब एक सवाल ये उठता है कि आया इन अ स्टेट ऑफ वॉर पाकिस्तान का सिफारत खाना कुछ कर सकता है, पाकिस्तानी हुकाम कुछ कर सकते हैं, या दे आर हेल्पलेस अनलेस द सिचुएशन डजंट सेटल डाउन। तो ये बड़ा एक कंसर्न है जो यहाँ पर फैमिलीज़ का है। बड़ी हमने क्या किया जी, वो ठीक है, इनको करना चाहिए जो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी लिमिटेड हेल्प कर सकते। अमेरिका ने आज से कोई 15-20 दिन पहले अपने शहरियों को सबको कहा था कि वहां से निकल जाएं, क्योंकि उनको अंदाजा था कि किसी वक्त ये हमला हो सकता है और हुआ तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, फिर निकालना उन लोगों को प्रॉब्लम रहेगी। यहाँ आपने देखा कि अमेरिका जैसा रिसोर्सफुल मुल्क जब अफगानिस्तान से निकला है तो क्या हालात थे एयरपोर्ट के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब जंग शुरू हो जाती है फिर अबतरी मच जाती है। अब वहां पे हुआ ये है कि रशिया ने जब इनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो अक्सर जो एयरफील्ड्स हैं इनकी वो उन्होंने डिस्ट्रॉय की, या उनका आप कह लीजिए कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम वगैरह चीजें वहां पे अभी ठीक हालत में नहीं। लिहाजा बड़ा मुश्किल है कि वहां पे कोई फ्लाइट लेके जाए और जाके वहां से लोगों को पिक कर सके, खासतौर पे कीव से या खर्कीव से। नतीजा ये है कि ये 3 आउटलेट्स हैं जो हंगरी, रोमानिया और इसका है पॉलिश पोलैंड का। अब पोलैंड जो है वो नजदीक तरीन था, खुला था, तो वहां पे सुना है कि वहां पे लाखों लोग पहुंच गए। खासतौर पे जो यूक्रेनियन है वो खुद वहां से अपनी औरतों बच्चों को ले जाने के लिए पोलैंड की तरफ निकले हैं। नतीजा ये है कि वहां पे इतना ज्यादा रश है कि लोगों को कई दिन इंतजार करना पड़ा अपनी बारी के लिए। तो ये मुश्किलात हैं वहां पे जंग के शुरू होने के बाद। अगर यही लोग समझ करते तो ये उस वक्त जब वार्निंग दी गई थी तो निकल जाते। अब आज इंडिया को भी मुसीबत पड़ी हुई है। इंडिया ने 2-3 एयरलाइंस को कांटेक्ट किया, लेकिन सारे जो है वो हमसाया मुल्कों में जा रहे हैं। उनकी एयरलाइन जो है कोई हंगरी में उतरेगी, कोई रोमानिया में जाएगी, लेकिन यहाँ से लोगों तो यकीनन जनरल साहब ये एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है आवाम का जम्मे गफीर है और उसको एक वक्त लगेगा और एक ज़ाहिर है जंग की सूरत हाल में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। नॉट टू फॉरगेट जो हमने एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट के मनाजिर देखे थे, जो लोग जहाज़ से
लटकने की भी कोशिश कर रहे थे निकलने के लिए, और उसके बावजूद नहीं निकल पाए। हालांकि वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, एक मुल्क का इनखला था। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीजे मीर साहब, कैसे देख रहे हैं, इस तरह की कोई मिसाल हालिया कुछ वक्त में हमें मिलती नहीं है, कुछ सालों में नहीं मिलती है कि इस तरह की एक पूरी एक जंग की सूरत हाल दो ममालिक के दरमियान बनी हो। डू यू थिंक कि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं नहीं ये ऐसा नहीं होगा, बट अगर न्यूक्लियर की बात आती है कहीं या कोई उस तरह की चीज़, तो उस पर अमेरिका ने भी सख्त स्टेटमेंट्स दिए हैं। डू यू थिंक कि ये मामलात कई तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ जाएंगे? देखिए, पहले वो कहते हैं ना, दो मुर्गे होते हैं वो एक दूसरे को ललकारते हैं। बाइडेन ने जब शुरू, आपने देखा कि पिछले हफ्ते जो एक स्पीच की थी, डायरेक्ट थ्रेट कर दिया, उसके रिटेलिएशन में पुतिन ने भी जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि जी हम सैंक्शंस लगाएंगे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी कि स्विफ्ट लगा देंगे। स्विफ्ट के अगर आप उसकी सैंक्शंस और उसको आप ऑपरेटिव करते हैं तो रशिया की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म होती है, विच मीन्स ऑब्वियसली आपके जो एक सिविलियन है वो इसके अंदर मारा जाता है। अब द क्वेश्चन अराइजेज, अभी उन्होंने कई तो लगा दिए हैं। कल बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि भाई मैं तो कहता हूँ कि कम्प्लीटली लगा दो और रशिया को टोटल ब्लैकआउट कर दो, लेकिन दैट इज़ नॉट द आंसर। जंग यहाँ नहीं है कोई भी, यहाँ एक एग्रेसर है। There is no jung. Ukraine did not attack Russia. Russia, in fact, invaded यूक्रेन, और इसके अंदर उसने क्यों इन्वेड किया? बिकॉज वो ये चाहता है कि यूक्रेन जो है इसका जो टिल्ट है या ये एक नेटो का पार्ट ना बन जाए। नेटो का पार्ट बनता है तो फिर आप देखोगे कि नेटो बिल्कुल रशिया के उसके पैरों के नीचे खड़ी हो जाएगी, विच इज़ अ थ्रेट टू डायरेक्ट टू रशिया। सो रशिया वो कहता है तुम बाहर रहो, यूक्रेन को तुम उसको मत अपने ऐड करो नेटो के अंदर, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। लेकिन जब ये बात चल रही थी, ये मैंने 6 महीने पहले इस पे कहा था कि यहाँ होगा, और इवेंचुअली हुआ, बिकॉज इट वाज बबलिंग अप ग्रेजुअली। अब बात आती है यहाँ, ठीक है ज़ेलेंस्की खड़ा हो गया, हाँ जी मैं नहीं जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा, जनरल साहब ने सही कहा, वो वरना वो अशरफ गनी वाली बात हो जाती है, फिर कौन करेगा। लेकिन इवेंचुअली यहाँ होना एक बड़ा पक्का होना है कि रशियंस जो हैं वो एक अपना बंदा इधर बिठाएंगे, बिकॉज अंडर नो सर्कमस्टांसेस। अभी आपने अपनी प्रोलॉग में कहा कि उन्होंने न्यूक्लियर की भी बात की, न्यूक्लियर पर नहीं जाएंगे, लेकिन वो एक आप कह लो एक थ्रेट दे देते हैं, एक वाइल्ड थ्रेट होती है जिसमें दुनिया जो होती है वो बड़ी गंभीर हो जाती है, भाई ये क्या हो गया। तो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, आई थिंक डिप्लोमेसी हैज़ टू प्रिवेल, क्योंकि अगर डिप्लोमेसी प्रिवेल आप नहीं करेंगे उसकी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। हम यहाँ सारे इधर बैठ के, दुनिया तो उठ गई है ना, उनकी आंखें उठ गई हैं, खुल गई हैं। इनको पहले तो एब्सोल्युटली इस तरह था कि ये एक हाइबरनेशन में गए हुए हैं कि यहाँ कोई 10 आदमी मारे गए तो इन्वेजन हो गया, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात होगी, हर चीज़ हो गई। तो मेरा तो स्टांस अपना है, भाई तुम अगर वहाँ उठ गए हो, खुदा के लिए अगर तुम इतनी, तुम्हारी मोरालिटी दुनिया की तकड़ी हो गई है, तो फिर मेरे कश्मीर के लिए भी कुछ करो ना। वहाँ तो ब्लेटेंट वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, ब्लेटेंट वायलेशन है आपके ह्यूमन वैल्यूज़ की, मोरालिटी की, हर चीज़ की। वहाँ तो कोई नहीं उठता। यूक्रेन के ऊपर सारे उठ गए, उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। पीजे मीर साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हर जगह पे दुनिया में मौजूद हैं, और इनकी बात हम माजी में भी करते आए हैं। आपने तो बड़ा ऑलरेडी कश्मीर कॉज के लिए काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर इसमें हमारी जो हुक्मरान है, दे आर टू बी ब्लेम्ड के वो सफ़ीर भी बने कश्मीर के और फिर भूल भी गए कश्मीर को, और फिर सिफारतकारी भी नहीं की, और फिर दुनिया ने तो वही करना है जो उसके मफाद में है। तो इस पे अपने आप को ज़्यादा ब्लेम करने की बात है दैन टू ब्लेम समवन एल्स। कमर चीमा साहब, आई टोटली एग्री विद यू सर। कमर चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं सर इस सारे मामले को? इस बात में क्या ज़्यादा वज़न है कि अब डायलॉग पे बात आ रही है, और इस बात में क्या वज़न है कि न्यूक्लियर की धमकी जो लोग कह रहे हैं कि इसलिए दी गई कि आपने जो प्लान किया था वो मंसूबा आपका नाकाम हो गया, तो ये रूस की शिकस्त है, लिहाजा अब न्यूक्लियर की एक धमकी देकर बात मुज़ाकरात पर लाई जा रही है। डू यू रीड द सिचुएशन इन द सेम वे?
जी, पहली बात तो ये है कि जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने आप को जिसे कहते हैं ना मिसरीड किया और वो एज एग्रेसर सामने आया, जिसका मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में उनको वेलकम नहीं किया गया। सब ने कहा इन्होंने ज्यादती की है। एक बात, ये बहुत कुछ काम इतनी बड़े हमले के बगैर भी कर सकते थे और भी बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया और अपने आप को दुनिया में वो आइसोलेट कर बैठे। मामलात उनके लिए ख़राब है, गंभीर हैं इंटरनेशनली, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट के पास आजकल टूल है वो एक ही है कि आप दुनिया को फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दो किसी मुल्क के ऊपर और वो एक ग्लोबल पराया बन जाए और वो खुद ही ख़त्म हो जाए। सो मेरा ख्याल है ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आके प्रेसिडेंट पुतिन परेशान है। न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट कर देना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं होती। ये उनको पता है कि बस ये एक अल्टीमेट वेपन है जिसको ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो जारी बात है वो हमेशा के लिए रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यूक्रेन से एक लेसन सीखना भी है और वो ये है कि कभी भी अपनी फोर्सेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कभी भी अपने डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और कभी भी आपको पता है कि यूक्रेन की सरजमीन पे बैक इन 1994 1800 न्यूक्लियर हथियार थे अरसलान साहब, और वो सारे अमेरिका, रूस और बरतानिया के कहने पे इन्होंने एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया और इन्होंने सब कुछ दे दिया। और आज देखें यूक्रेन किस हालत में पहुंच गया। ना यूएन आपकी मदद को आ सकता है, ना आपकी मदद को अमेरिका आ सका है। मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियल कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो आपका नुकसान हो गया ना। इस वक्त अफरा तफरी होगी, हमला हो गया। ये जो बाद में आफ्टर मैच होगा वो क्या होगा, कौन कामयाब होता है, वो इस बात की चीज़ है। लेकिन एक दफ़ा तो तोड़ फोड़ शुरू हो गई। लेकिन ये जो डिफेंस एंड डेटरेंस होता है जो मुल्क मेंटेन नहीं करते, और मैं यहाँ पे कहूँगा अरसलान साहब कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, जिन्होंने पाकिस्तान का जो डिफेंस है न्यूक्लियर वेपन से नाकाबिले तस्खीर की। और आज भारत को भी हिम्मत नहीं पड़ती, किसी को भी, ये जो डिफेंस होता है यूक्रेन से सीखना चाहिए कि क्या मामलात हैं। सो ग्लोबली मेरा ख्याल है एक बड़ा मॉडल सामने आ गया है कि 21वीं सदी में कोई मुल्क भी अननेसेसरीली दूसरे मुल्क पे जब हमला करेगा तो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टैंड करना। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें सर, हमारे साथ तो चीमा साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी स्टैंड नहीं किया था। बात पुरानी नहीं है, कल ही 27 फरवरी गुजरी है, तो हमने तो दिन में तारे दिखा के ये बता दिया था कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू जस्ट मेंशन कि हमारे पास न्यूक्लियर है, तो हमारी तो सपोर्ट में आलमी दुनिया नहीं भी आई। लेकिन आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से कम हम नहीं तो बहुत कुछ ये पड़ोसी मुल्क हमारा कर चुका होता है। एक चीज़ बताएं, अब इसके असरात आलमी दुनिया पर क्या आएंगे, मुझे प्रिसाइजली ये बता दें, फिर आगे बढ़ूंगा। तेल तो एक चीज़ है, कमर चीमा साहब, तेल प्राइस जी सबसे पहले असरात तो ये है कि सबसे पहले असरात तो ये हैं कि देखें जो एक दुनिया में सप्लाई चेन का मसला बढ़ेगा, क्योंकि अगर रशियन गैस यूरोप में नहीं जाती, बाकी ममालिक में नहीं जाती, तो एक सप्लाई चेन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मसला होगा। जो रशिया दुनिया के साथ कनेक्टेड था वो डिसकनेक्ट हो गया। हमारे जैसे मुल्क भी जो थोड़े से डिपेंडेंट होंगे, कुछ थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट करेंगे, वो भी बंद होगी। उन्होंने इनका बैंकिंग सेक्टर को जो है वो चैलेंज किया है। तो बेसिकली तो वो रशिया को आइसोलेट करना चाह रहे हैं। जनरल असेंबली में दोबारा वो एक सेशन लेके आना चाह रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया उसमें क्या करती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में तो चलो वीटो कर दिया और चाइनीज पीछे हट गए, लेकिन एक स्ट्रगल शुरू हो गई है और रशिया को अपनी पोजीशन जो सामने आएगी, नजर आएगी, उसमें वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आएगा और डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं ना कि कनेक्टिविटी टूटेगी और ममालिक जो है वो अपने राइटली सेड चीमा साहब, पॉइंट वेल टेकन। तो हम जो एनर्जी के मंसूबों के हवाले से बड़े पुरुमीद होकर अभी अपना दौरा मुकम्मल करके आए थे और इसे बड़ी अपनी कामयाबी करार दे रहे थे। इन पाबंदियों के बाद हमारे लिए भी मुमकिन नहीं होगा कि हम कोई मंसूबा इस तरह का आगे बढ़ा पाएँ, विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं इस वक्त अब जो सियासी मंजरनामा है उस पर। ये तो एक बात है, एक ऑनगोइंग, एक डेवलपिंग स्टोरी है, चीज़ें मज़ीद वाज़े होती जाएंगी, डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह से एक डेवलपिंग स्टोरी है मुलाकातें और तहरीक अदम एतमाद। जनरल साहब क्या देखते हैं आप? बड़ी तेज़ी से मुलाकातें हो रही हैं, ये सिलसिला चल रहा है,
कहीं कोई ये बेल मुंडेर चलेगी या नहीं, मुश्किल लगता है? देखिए, मुझे मुश्किल लगता है। ये बात एक तो बिल्कुल मौजूद है कि पीटीआई की अपनी सफ़ों में बात लोग मुतमईन नहीं, और वो ज्यादातर वही हैं जिनको इलेक्शन से पहले, पिछले इलेक्शन से पहले दूसरी पार्टियों से इधर उधर से लिया गया। तो नेचुरली उनके साथ वादे वही किए होंगे, आज वो पूरे नहीं हुए तो वो इस पार्टी को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी कीमत वसूल करेंगे। तो यहाँ पे अभी इन पॉलिटिकल पार्टीज में से इस स्टेज के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि वो बहुत बड़े बड़े वादे कर सके और उन पर यकीन किया जा सके। फिर ये है कि आपस में इनके इख्तलाफात भी मौजूद हैं। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि पीपल्स पार्टी ने हस्ब साबिक जिस तरह वो पहले करते रहे हैं, इस तरह भी इनको ट्रैप किया है, अपने ट्रैप में लिया है ये पीएमएल या पीडीएम को आप कह लीजिए। और वजह उसकी ये है कि अगर ये बाकी के सारे ये सोच रहे थे कि हुकूमत गिर जाए और फिर जनरल इलेक्शन की तरफ हम चले जाएं, तो वो सूट नहीं करता पीपल्स पार्टी को किसी भी सूरत। पीपल्स पार्टी के तमाम मुकदमात, कत्ल के हों, कुछ हों, करप्शन, ये वो सारे सिंध से रिलेटेड है, और वहां पे उनकी हुकूमत का रहना उनकी सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी है। तो वो क्यों छोड़े अपनी गवर्नमेंट? तो मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने इनको लगा के इसके पीछे, ये नो कॉन्फिडेंस के पीछे लगा के बाकियों को तो अपनी लॉन्ग मार्च कर दी, और उनकी 23 मार्च की जो लॉन्ग मार्च ये करना चाह रहे थे वो मेरा ख्याल है फीकी पड़ गई, क्योंकि वो उधर से तवज्जो हट गई आपकी। ये लगे मैं इसी पे भागदौड़ बड़े सीरियसली इस पे लग गए। तो अगर देखा जाए तो मुझे इस पे भी लगता है कि इधर भी इनको शायद काम ना बन सके, और उधर से 23 मार्च वाली लॉन्ग मार्च जो है वो भी शायद उतनी जोरदार ना हो सके जो ये करना चाह रहे थे। तो पीपल्स पार्टी सुरखरू हो जाएगी उसके हाथ से अपना काम करके, वो पहले भी करते रहे इनके साथ इसी तरह। तो ये हर दफा अपने इस जोश में एंटी इमरान जज्बात की वजह से ये ट्रैप में आसानी से चले जाते हैं। तो लगता नहीं कि ये नो कॉन्फिडेंस ला सके। राइटली सेड। पीजे मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को? मुलाकातें हो रही हैं, कभी एमकेएम कोई बयान दे देती है, कभी मुख्तलिफ बयान, कभी काफ लीग मुलाकातें जारी रखेंगे, लेकिन हुकूमत का साथ छोड़ना गलती होगी। अपने सारे कार्ड्स जो हैं सब ने अपने अपने चेस्ट के साथ रखे हुए हैं, कोई अभी तक दिखा नहीं रहा। तो आप समझते हैं कि अचानक ही जब ये शो किए जाएंगे तो कोई ट्रबल इस गवर्नमेंट के लिए बन सकती है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ट्रायल हो रहा है, और इस ट्रायल के अंदर सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं जो कि पहले इकट्ठी नहीं हुई। इलेक्शंस हुए थे तो पीएमएल क्यों इनके साथ क्यों नहीं गई? क्योंकि लॉजिकली वो एक दूसरे के नज़रिए एक दूसरे के ये नहीं मिलते। पीपल्स पार्टी के साथ कई पार्टीज क्यों नहीं गई? नज़रिए नहीं मिलते। एमक्यूएम पीपीपी के साथ क्यों नहीं बैठती है? नज़रिए नहीं मिलते। अब द क्वेश्चन अराइजेज, ये आपका एक पॉलिटिकल ट्रायल है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई आप एक नो कॉन्फिडेंस कर दें। चले, नो कॉन्फिडेंस कर देंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि जिस वलवले से और जज्बे के साथ आप पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ये नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, तो आपने लोगों को यही कहा ना जी कि महंगाई है, आप यही कह रहे हैं कि जी काम नहीं हो रहा। वेरी गुड, आपका हक बनता है ऑपोजिशन का, लेकिन आप इस नो कॉन्फिडेंस के साथ गवर्नमेंट को हटा के अगर आप इलेक्शंस में आते हैं, फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, तो क्या मैं कहूँगा प्री मैच्योर इलेक्शंस होते हैं, तो क्या लोग आपको 4 महीने देंगे? बिल्कुल नहीं 4 महीने देंगे। वो तो कहेंगे आपने कहा था कि भाई ये नकम्मे हैं, नाकाम है, बिल्कुल ख़राब है, और अब आप बताएं ना हमें करके देंगे। फिर स्टोरी क्या होगी? नहीं जी, ये तो पिछलों ने छोड़ के किया हुआ है, ये इन्होंने हमारा किया है, हम इसको ठीक करेंगे, इस पर टाइम लगेगा। फिर वही आपकी एक गेम चलती रहेगी। देखिए, इस गेम से हमने बाहर आना है। आपके पास, जब मैं हमेशा कहता हूँ, जब जमहूरियत आती है ये फ़ौज के नारे लगाते हैं, जब फ़ौज आती है जमहूरियत के नारे लगाने शुरू हो जाते हैं। हम इस सिंड्रोम को ख़त्म करो। आपके पास, आपने पहले ये ऑपोजिशन ने बड़ा अच्छा कहा था कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी डिक्टेटरशिप से, ऑल राइट। तो फिर उसके बाद आपने फिर एक नारा लगा दिया सिलेक्टेड, ये तो सिलेक्टेड है। तो मेरे भाइयों बहनों, जब आप आओगे, क्या आप विदाउट सिलेक्शन आओगे? आप भी सिलेक्ट होके आओगे, ये मत भूलना कभी भी। क्योंकि अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट, देखो
गिव क्रेडिट टू योर एस्टैब्लिशमेंट कि आज हमारा एक मुल्क एक कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस ने बदकिस्मती से जो आप कह लो कि मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं, हम कहाँ के कहाँ चले गए। सो राइटली सेक्रेटरी जबीर साहब, मैं ज़रा कमर चीमा साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। आपने बड़ी तफसील से सारे मामले पर रोशनी डाल दी। चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये मामलात किस सिमत में जाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि नज़रें बड़ी मरकूज़ हैं, बाहर हम हर कोई सवाल पूछता है, जा रही है हुकूमत, जा रही है हुकूमत? देखिए जी, हुकूमत तो जारी बात है नहीं जा रही, और हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि हुकूमत अपने पाँव जमा के बैठी हुई है, कोलिशन पार्टनर्स भी साथ हैं, और अपोजिशन के अंदर भी इतनी ताकत नहीं है। ये जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, ये सड़कों पे निकल रहे हैं, ये बेसिकली 2023 की तैयारी कर रहे हैं, और उनको पता है इस चीज़ का कि अगर वो ये तैयारी नहीं करेंगे, वो अपने आप को इस तरह आगे नहीं लेके आते, तो वो ये ना हो कि उनको कल को इमरान खान साहब जो है वो कोई इस तरह का जो नैरेटिव आजकल बनाते हैं, वो कभी वो मज़हब कार्ड खेलते हैं, कभी वो ये दुनिया को तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मगरब से हटके चाइना और रशिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक जो माहौल बना रहे हैं, ये ना हो कि इमरान खान का, और ये एक और तासर भी इमरान खान के बारे में है कि वो पर्सनली करप्ट नहीं है। तो और दूसरा जो फजलुर रहमान का मॉडल था कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, बहुत ज़्यादा शोर मचाओ और थोड़ा इलेक्शन जीतने की कोशिश करो। सो इमरान खान को वो जो साउथ पंजाब में एक पीटीआई पीपल्स पार्टी अपने आप को एक्टिव करना चाहती है, पंजाब में वो दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं, और जारी बात है कि उन्होंने इमरान खान को देखा हुआ है पहले प्रोटेस्ट करने के हवाले से, उन्होंने देखा हुआ है कि जी प्रोटेस्ट करने के हवाले से देखा हुआ है कि किस तरह जो है इमरान खान कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट करते थे और पॉपुलर होते थे, मीडिया सपोर्ट लेते थे। तो अगर बिलावल भुट्टो जो है वो अपने आप को वो प्राइम मिनिस्टर मेटल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर उनको एक नेशनल कैंपेन चलानी पड़ेगी, लोगों का वो बड़ा लार्जर कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा, सिंध से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर तो ये बातें होती हैं कि सिंध में वो पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सिंध की जमात है। तो मैं तो समझता हूँ कि इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने अपने आप को बड़ा स्लो रखा हुआ है, और बड़े उस तरह उन्होंने नहीं अपनी जो अपनी कैंपेन की, और अपने आप को वो जो 2008 के बाद और 13 के बाद जो उन्होंने अपने आप को सिंध तक रख लिया और ये महसूस कर लिया कि बस वो ये पार्टी है। तो मेरा ख्याल है अब वो पीपल्स पार्टी के अंदर भी आवाज़ें हैं। पंजाब में आज भी पीपल्स पार्टी का टिकट बड़ा मुश्किल है, और पीटीआई एक बेशक जो मुकाबला करने वाली जमात होगी नून लीग के साथ, वो पीटीआई होगी। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें हैं जो बिलावल भुट्टो की अपनी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, एज ए लीडर क्रेडेंशियल्स एस्टैब्लिश करने के लिए वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। राइटली सेड। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त कोशिशें हैं जो की जा रही हैं, और एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड वर्सेस 3 बड़ी एक्सपीरियंस जमातें और फिर मुख्तलिफ और जमातें भी। सो अब देखना यह है कि कामयाबी किसकी होती है, वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।